हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि हम लोग अभी जो एग्ज़ामिनेशन आपके ऑलमोस्ट निपट ही गए हैं। टेंथ के और कुछ बच्चों के टेस्ट चल रहे थे सेकेंड टर्म में, तो वो सब ऑलमोस्ट धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन पे है। और हम लोगों को जो है अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टर्म है उस पर फोकस करना है, राइट। ये सोच लीजिए जो हो गया वो हो गया, उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं यार। देखो, दिस इज़ नॉट द लास्ट अटेम्प्ट, है ना। अभी आपके लाइफ में अटेम्प्ट आएंगे। देखिए, जब तक कुछ नहीं होता है तब तक तो आपको कंसर्न ठीक है कि मतलब चिंता में है कि ठीक है कैसे भी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा कर पाएँ, ठीक है बच्चों। लेकिन यार जब हो गया, एक बार जो चीज़ हो गई, फिर उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आपका जो मतलब प्रेजेंट अगर आप अपना बर्बाद करेंगे सोचने में, तो फिर फ्यूचर बेकार होगा, राइट। तो अभी जो हो गया, जिन बच्चों का जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है, कोई डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आगे के एग्ज़ाम पे फोकस करें और आपका सेकेंड टर्म के लिए भी प्रिपरेशन करनी है आपको, ऑलराइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और यार एक काम करो, सब्सक्राइब और लाइक तो करते रहो, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, आराम से कर दो, देखो और शेयर भी करो यार, शेयर करो खूब दबा के, है ना। चलिए खैर, आइए कम टू द पॉइंट। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है ग्रेविटेशन, ऑल द सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक प्रोसेस है जिसमें सभी चीज़ें जो है वो अपनी अपनी एक एक फोर्स के अंडर जो है, सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर सारी चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे हमने बताया था कि ये चाहे ये मार्कर हो गया, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है सभी चीज़ों को एक दूसरे की तरफ, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेंटर ऑफ मासेस की जो बीच की डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। अभी इतनी बात तो आपको समझ में आई चुकी थी कल। अब हम लोग आगे जानेंगे कि देखिए, जब कोई एक टर्म आएगा फ्री फॉल, पहले फ्री फॉल क्या है वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल। देखिए, फ्री फॉल का सिंपल मीनिंग हम ये निकालेंगे कि if an object is dropped from a certain height, then it comes under gravitational force is comes towards the earth under the force which is called as gravitation, ठीक है। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अंडर में कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो उसे फ्री फॉल कहेंगे। वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाई उस पर नहीं हो रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर से हम समझ लेते हैं कि क्या है फ्री फॉल। देखिए, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से, एक मान ली हाइट है, एक बिल्डिंग है, इस पे से एक बिल्डिंग से एक ड्रॉप की गई कोई बॉल, है ना। तो बॉल इस तरह से नीचे की तरफ आती जाएगी, है ना। ये ऐसे आ रही तो अर्थ की तरफ आ रही है ना, अर्थ की तरफ आ रही है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब हम ये मान लेंगे कि इस पर सिर्फ एक ही एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं, ग्रेविटी भी कहेंगे, है ना, ग्रेविटी कह सकते हैं। तो ग्रेविटी के अंडर जो है ये नीचे की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट, और नीचे की तरफ आते हुए ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ऐसा हम मानते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, एयर है, एयर पार्टिकल्स हैं, राइट। तो एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस पर फ्रिक्शन लगाते हैं। एयर जो है एक प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, आपको पता होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी इस पर एक्सर्ट हो रहा होता है। तो मतलब, और फ्रिक्शन तो है ही है, एयर का, एयर में जो पार्टिकल्स हैं दे, तो फ्रिक्शन भी हो रहा है। तो मतलब सारे फोर्सेस हो रहे हैं, लेकिन हम उनको मतलब नेग्लेजिबल मान लेते हैं, एक बार को नेग्लेजिबल मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फॉल हो रही है वो किसके अंडर फॉल हो रही है, ग्रेविटी, यानी कि जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है एक फोर्स के थ्रू, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, एफ कहा था। और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ओके। और जब ये क्या है, लॉ, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या बना था, m1 m2/d²। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, कौन सा कांस्टेंट होता है, g m1 m2/d², ओके। जहाँ पे अर्थ होगी वहाँ पर m1 या m2 को हम क्या मान लेंगे, मास ऑफ द अर्थ मान लेंगे। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग, अगर आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाएं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके बच्चा। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी के अंडर जो है ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, ठीक है। ये गिरती जाएगी, गिरती जाएगी,
जब तक अर्थ की सरफेस को टच नहीं करने लगती, ठीक है ना। जी की वैल्यू क्या थी, जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हेनरी कैवेंडिश ने पता लगाया था, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट याद कर लेना, बहुत बार पूछी जाती है, वैल्यू तो याद ही करनी है, साथ ही यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये होगी फ्री फॉल बॉडी। अब चाहे मतलब ये आप ऑब्वियस है कि जब कोई बॉडी पे फोर्स लगेगा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई होता है, तो हमको पता है कि उसमें एक एक्सेलरेशन भी होता है जनरेट, है ना। एक्सेलरेशन जनरेट होता है बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जिसे मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ मोमेंटम है, जो कि कहता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, F इज इक्वल्स टू एम ए, वेयर ए क्या है, एक्सेलरेशन है। ये आपको याद रख लेना है बेटा, बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि जब फोर्स किसी पर अप्लाई होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ये डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बट होगा जरूर, एक्सेलरेशन जरूर होगा। बिना जब फोर्स है तो एक्सेलरेशन है जरूर की जरूर, ठीक है। तो आपको याद रखना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जब हमने यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है विच इज ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक क्या लगेगा, यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा विच इज कॉल्ड एज स्मॉल जी। इस स्मॉल जी को हम क्या कहेंगे, ये स्मॉल जी कहलाएगा क्या, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर क्या होता है, जब एक्सेलरेशन देखिए, जब ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड आ रही है तो हमेशा ये एक्सेलरेशन है पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब अपवर्ड जा रही होगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब एक तरीके से रिटार्डेशन होता है। ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही हो, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या होगा, वहाँ पर बेटा होगा क्या, वहाँ पर होगा एक्सीलरेशन। जैसे वहाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड बढ़ रही है ना, ग्राफिकली हम लोग क्या समझते थे कि वेलोसिटी एंड टाइम, तो जब वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है टाइम के हिसाब से, तेजी से बढ़ रही है, मतलब यूं करें ऐसे, तो ये क्या एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है, और ऐसे आ रही तो रिटार्डेशन हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग क्या समझेंगे, मतलब आप अगर स्पीड कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो हमें रिटार्डेशन हो रहा होता है, और जब हमारी स्पीड बढ़ रही होती है स्ट्रेट लाइन में तो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ भी क्या है, मतलब हम वो है एक्सेलरेशन, लेकिन उसको साइन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं ना, माइनस प्लस के थ्रू शो करते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, जब एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो हम यहाँ पर प्लस मतलब डाउनवर्ड, देखिएगा नीचे की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, जिधर अर्थ है मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी बॉडी उधर ही गिर रही है, तो क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और जब ये अपवर्ड जा रही, अगेंस्ट द फोर्स जा रही, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, विच इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसी का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रही होती है, ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स नोट करते चलें आप, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, हैं, सेशन शेयर करो यार, दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में करो या ना करो, क्योंकि रिलेटिव्स के मतलब की चीज़ होगी तो वो देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे, है ना। बट दोस्त तो देख ही सकते हैं, आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, है ना, आपको दुआएं देंगे दिल से। हालांकि सभी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे हैं, सभी बच्चे कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, बट आप अभी 10th के पेपर हो रहे हैं, तो यकीन मानिए कि बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर रहा है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस बताता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन, ये मानिए कि अभी मैंने जो पेपर से एक दिन पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए, मैंने कहा ये चीज़ें तैयार कर लेना, उसमें से 10 मार्क्स का हूबहू वैसे ही पेपर में आ गया, मतलब एक दिन के सेशन में। तो बच्चों के 37, 38, 39 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कुछ में डाउट है वो अभी क्लियर हो जाएगा, सीबीएसई की शीट आएगी तो उसमें भी नंबर बढ़ के आएंगे, क्योंकि एक आध में कन्फ्यूज़न है ना। तो आप ये मानिए कि मतलब मैं जो पढ़ाऊँगा वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा, और प्लस आपको नॉलेज भी होने वाली है, ठीक है। तो आप चीज़ों को, कंसेप्ट को समझ पाओगे। देखिए, जब हम फ्री फॉल बॉडी की बात करेंगे तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकी गई है ऐसे, तो उसकी जो ये यहाँ पे से भाई कुछ स्पीड लेके चलेगा ना, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ होगी जरूर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल इससे शुरुआत,
तो u होगी मान लीजिए, ठीक है। सपोज कुछ भी हो सकती है, x y z कुछ भी हो सकती है। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है तो चलेगा तो बहुत तेज़ी से, लेकिन एक समय पे आते 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 यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चा, ज़ीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ब्लू पेन इस्तेमाल करें, ये तो हल्का चल रहा है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब कोई बॉडी जो है ऊपर से ड्रॉप आउट की गई है, तो ड्रॉप हो रही है तो नीचे आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन की जगह पे क्या हो रहा है, अब हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये अगेंस्ट जा रहा था इसलिए माइनस ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये प्लस। अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि यहाँ पर से जब ड्रॉप होगी तो उस समय कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आते आते जीरो हो गई थी ना, तो वहीं से वापस लौट रही, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जबकि फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आपकी बनेगी जाके। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब नीचे से ऊपर जा रहा तो इनिशियल वेलोसिटी जो है कुछ ना कुछ होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी का कोई ना कोई वैल्यू होने वाला है। ओके, तो ये बात आपको फ्री फॉल में समझनी है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे क्या, हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट में मोशन, मतलब वो किसी फोर्स के अंडर मूव करता है, मतलब फोर्स के अंडर ही मूव करेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट तब अपनी पोजीशन को चेंज करेगी जबकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा हो। ओके, तो भाई ऑब्वियसली कि जब कोई चीज़ मूव कर रही है ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई फोर्स ज़रूर लग रहा है। बिना फोर्स के यार कुछ भी संभव नहीं है। ये मानिए कि मतलब अगर फोर्स ना होता तो शायद कुछ भी, किसी भी चीज़ की जो है इमेजिनेशन करना असंभव था। क्यों, क्योंकि भाई फोर्स ही है जो मतलब चीज़ों को, जैसे आप कोई स्ट्रेट जा रहे हो तो अगर आपको मुड़ना है तो आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। एक स्पीड से जा रहे हो, स्पीड बढ़ाना है तो फोर्स अप्लाई करोगे, रुकना है तो फोर्स अप्लाई करना है। हर जगह फोर्स की वजह से ही आप चीज़ों को चेंज कर पाते हो, उनकी पोजीशन को चेंज, स्टेट को चेंज कर पाते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट जो है वो, इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा विच इज कॉल्ड एज जी। इतनी बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। अब जी की हम लोग वैल्यू की जरा बात कर लेते हैं। देखिए जी की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए क्योंकि अर्थ के मामले में बात हो रही, पहले तो हम लोग यहाँ पे इसके फॉर्मूले की बात कर लें। तो देखिए हमें पता है कि F इज इक्वल टू जी एम, यहाँ पे एम कैपिटल ले लेते हैं, एम ई, ठीक है। कोई मास है और ये मास ऑफ द अर्थ है, और यहाँ पर आ गया रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर एम जी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम इंटू जी। कैसे, क्योंकि वी नो दैट F इज इक्वल टू एम, ए एक्सीलरेशन, लेकिन जब हम लोग फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तो वो जी हो जाएगी। ओके, वो रिप्लेस हो जाएगा, ए जो है वो जी से रिप्लेस हो गया, तो जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो गया, यानी जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बेटा ये एक्सट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। वी स्टडी लॉट ऑफ अबाउट दिस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग इसकी वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो बेटा वो हम आपको सारी वैल्यूज़ को प्रूव करा देंगे। अभी मैं क्योंकि थ्योरेटिकल सेक्शन पे हूँ, मैं सारे न्यूमेरिकल इसके कराने वाला हूँ। एक सेशन एक चैप्टर को मैं, अब क्योंकि मेरे पास जल्दी नहीं है, उधर क्या था एग्जाम टेस्ट बच्चों के चल रहे थे तो मुझे जल्दी जल्दी सारे अपलोड करने होते थे वीडियोज़, जिससे बच्चों को कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे पाए, क्योंकि मुझे 2 वीक्स ही हुए थे। अभी क्या है मेरे पास समय, अब मैं वैसे नहीं पढ़ाऊँगा कि मुझे सब एक ही बार में भर देना है, नहीं, मैं टाइम लेके एक एक चीज़ को क्रिस्टली क्लियर करूंगा आपके सामने, ठीक है। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, मुझे जल्दी नहीं है। मैं अगर एक चैप्टर को मैं 4 सेशन में भी निपटा रहा हूँ या 5 सेशन में भी, तो भी मुझे लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, ठीक है। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह सब कराऊंगा, और आपको MCQs भी कराऊंगा, आपको हॉट्स भी कराऊंगा। हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कुछ नहीं, आप भी कर सकते हो। मतलब जो F की वैल्यू निकाली थी वैसे ही है कि यहाँ पे G की वैल्यू पुट करोगे। G की वैल्यू क्या है आपको पता है, G की वैल्यू कितनी होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गई आपकी ME की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, है ना। R की वैल्यू आपको पता है, RE कितनी होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। तो ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, आप वैल्यू रखोगे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इससे कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है ये देखते हैं।
पहली बात तो ये कि जो g है वो डज नॉट डिपेंड, g डजंट डिपेंड, डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये हो गई कि जी जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड कर रहा है। देखिए जो बॉडी मेन है, जैसे जो लार्ज बॉडी कौन सी है, हमारी अर्थ है ना, तो अर्थ में तो मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट किस में होगा, मूवमेंट होगा यानी एक्सेलरेशन किस में होगा, जो स्मॉलर बॉडी होगी, ठीक है। तो क्यों होगी ये मैंने कल बताया था कि जो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास अगर स्मॉलर है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन कम होगा, सॉरी मास अगर कम तो एक्सेलरेशन लार्ज होगा, और मास अगर लार्ज है तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो मास हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो छोटे ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करेगा, उसके फोर्स को रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे समझें कि जो मास है, अर्थ का मास है विच इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट्स जो भी अर्थ पे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन होगा, जबकि अर्थ में एक्सेलरेशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। अर्थ का अपना एक्सेलरेशन है क्योंकि वो मूव करती ना गोल गोल, अर्थ मतलब अपनी जगह पर रोटेट भी हो रही है, और साथ ही सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी हो रहा है, तो वो उसका अलग मैटर है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल जी डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना, मास कोई भी हो, चाहे 10 टन 20 टन 100 टन, कोई मतलब नहीं, हमारा मास जो जी है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। पहली बात देखो, फॉर्मूले में m का कोई मतलब ही नहीं है, जो छोटा मास था, जो ऑब्जेक्ट का मास था, वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ कि g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर, ओके, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ की जो स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, g। इट मीन्स कि g की वैल्यू r पे डिपेंड करेगी डायरेक्टली, ओके। कैसे आर पे डिपेंड करेगी, देखिए जैसे हमारी अर्थ जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ शेप है, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको हम सर्कुलर नहीं कह सकते, इसके लिए एक स्पेशल होता है जियोइड, इसको बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं बेटा, जियोइड। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो जियोइड है, जियोइड, ठीक है। तो जियोइड स्ट्रक्चर होना कैसा होता है, ऊपर से नीचे से फ्लैट और साइड में बल्गी। अब बल्गी क्यों है, बल्गी क्यों है, बल्गी इसलिए है क्योंकि जब कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ हैवी, उसके अंदर जैसे कोई ऐसी चीज़ इमेजिन करें कि उसमें पानी भरा, मतलब बलून है, पानी भरा है, उसको अगर गोल गोल घुमाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगी, और उसका जो मास है वो क्या होगा, साइड वेज में पुश होने लगेगा, ठीक है, पुश होने लगेगा बाहर की तरफ। तो इसी वजह, यही अर्थ में भी है कि अर्थ जो है तेज़ी से रोटेशन हो रहा है, रोटेशन होने की वजह से उसका मास जो बल्गी हो जाता है, साइड वाइज बल्गी हो जा रहा है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसका जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर जी की वैल्यू जो है, ये जी इक्वेटर है और ये जी पोल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जी इक्वेटर इज ग्रेटर देन जी पोल, है ना, लगभग 46 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, 46 किलोमीटर का डिफरेंस है किसमें, जीई और जीपी में, ठीक है। जीई बोले तो ग्रेविटेशन ऑन, सॉरी जीई नहीं, सॉरी जीई नहीं, गलती हो गई, सॉरी सॉरी, रेडियस है, रेडियस, रेडियस रेडियस रेडियस, आर ई और आर पी, ठीक है। तो रेडियस ऑन इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रेडियस जो इक्वेटर पे है उससे रेडियस जो है पोल की रेडियस कम है, तो कम। अब यहाँ पे हम इसको रिलेट करेंगे कैसे, ये देखो, तो हम अगर जी ई की बात करें, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी पी इज ग्रेटर देन जी ई, मीन्स जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी है वो हमारे इक्वेटर पे कम हो जाएगी, ठीक है, इक्वेटर पे कम हो जाएगी, वो पोल पर बढ़ जाएगी। जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर पे कम हो जाएगी और पोल पर बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि देखिए यहाँ पे जो इक्वेटर पे आर है वो कम है, इक्वेटर पे सॉरी इक्वेटर पे आर जो है वो ज़्यादा है, रेडियस बड़ी है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और पोल पर जो है वो आर कम है, इसका मतलब जी ग्रेटर हो जाएगा पोल पर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है, आपको जी की वैल्यू में समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे हम लोग, इसको इरेज करना पड़ेगा।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि जो स्मॉल जी है डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता कौन सी चीज़, जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वाई, क्यों नहीं जी डिपेंड करता, क्योंकि हम देख लिए थे कि जो स्मॉलर बॉडी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही एब्सोल्युटली नेग्लेजिबल मास है, जिसकी वजह से हमें लगता है मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और हम फॉर्मूले के थ्रू भी इसे प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और जो इक्वेटर है वहाँ पर रेडियस बड़ी होने की वजह से वहाँ पर ग्रेविटेशन कम होगा, और पोल पर ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा क्योंकि रेडियस कम है वहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखिए एक चीज़ और समझें कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब है कि एक बड़ी ऑब्जेक्ट और एक छोटी ऑब्जेक्ट, एक बड़ी ऑब्जेक्ट और एक छोटी ऑब्जेक्ट अगर दोनों को फ्री फॉल लिया जाए, क्या फ्री फॉल, तो उनका जो समय होगा अर्थ पे पहुंचने पर, जो समय होगा t1 t2 वो क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत क्लियर समझ लें कि अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर समय हम देखेंगे कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है छोटा, यानी दो पत्थर लिए गए, एक बड़ा एक छोटा, और वो अर्थ पे आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो उनका टाइमिंग इक्वल होगा पहुंचने का अर्थ पे। बट क्या है यहाँ पे लग गया, बट क्या लग गया भाई, बट ये लग गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फ्री फॉल हो ही नहीं सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि आसपास जैसे बिग बॉडी है तो इस पर क्या होगा, फोर्स थोड़े आसपास ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, किसका, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, एयर का दबाव है, और जो कण है मिट्टी के और धूल मिट्टी के गैसेस के कण हैं उसका ज़्यादा इस पर प्रेशर रहेगा, जबकि इस पर कम रहेगा, है ना, तो कुछ डिले हो जाएगा इसका इन कंपेरिजन टू दिस। लेकिन जो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं मतलब फ्री फॉल की, वो एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि बोथ द ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम स्पीड, सॉरी विद द सेम स्पीड, देन रीच विद द सेम टाइम में ही वो विद इन सेम टाइम वो पहुंचेंगे। अगर हम लोग स्पेस की बात करें तो स्पेस में ऐसा ही है कि सब कुछ जो भी मतलब अगर सेम डिस्टेंस से कोई चीज़ गिराई जाए तो वो सेम स्पीड से और सेम टाइम में डिस्टेंस को कवर करेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में क्या होगा, अगर कोई चीज़ फॉल होती पहले तो फॉल होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मून पे बात कर लेते हैं, चलो मून पे पहुँच गए, तो मून पे बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है 1/6 ऑफ द अर्थ। ठीक है, वहाँ पर जी जो मून की है वो क्या है 1/6 ऑफ द अर्थ है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत कम हो गया ना। तो वहाँ पर अगर हम इसको फील करेंगे तो, और वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हम पाएंगे कि हाँ ये जो लॉ है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा लॉ करेक्ट है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आइडियल कंडीशन में, जिसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं, उसमें अगर वो छोड़ी जाएं सेम डिस्टेंस से, मतलब सेम ऊंचाई से, तो वो सेम टाइम में अर्थ पर रीच करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात मैं जरा ये देखने जाता हूँ, आपको जो नए होंगे उन्हें पता हो, जब मतलब नहीं पता हो, जो पुराने उन्हें पता है कि मेरे साथ एक बार हो गया था, मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कैमरा ऑफ हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपना पूरा लेक्चर जब हो गया मैं देखा, मैंने देखा अरे कैमरा ऑफ है, फ़ोन ऑफ है, फ़ोन ऑफ नहीं मतलब कैमरा ऑफ है। इतना मूड अपसेट हुआ, इतना बढ़िया लेक्चर दिया, तभी मैं बीच में देख लेता हूँ कि क्या कैमरा ऑन है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्री फॉल का केस हो गया जी से रिलेटेड। ठीक, सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, जो रिलेशनशिप हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे मैंने कहा कि भाई जो जी ऑफ द मून है इज़ 1/6 ऑफ द जी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो कैसे है, ये सारी चीज़ें अब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे इसके। ठीक है, अभी आप इसमें जो चीज़ें समझ रहे हैं वो समझिए। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे मास और वेट की। मास एंड वेट, ठीक है, मास एंड वेट। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, देखिए मास क्या है, इनर्शिया है। आपसे पूछा जाएगा टू द पॉइंट कि मास क्या, इनर्शिया। इनर्शिया हम ऐसे समझेंगे कि इनर्शिया जैसे कोई ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब ये कि जैसे उसका बॉडी, शरीर, तो शरीर तो एक ही रहना है, कपड़े बदल सकते हैं आप, शरीर एक ही रहना है, कपड़े बदलेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप शरीर बदल लोगे, नहीं बदल सकते। ठीक है, जबकि वेट क्या है, वेट एक तरीके से क्लोथिंग,
क्लोथिंग नहीं है, यूँ कहें कि जो टोटल वेट होगा, जैसे ये अगर हम बात करें मास की तो ये आपकी बॉडी का वेट है, मान लेते हैं, मतलब ये लेट्स इमेजिन, लेट्स, नहीं तो बच्चे कहेंगे लो सर क्या बता रहे हैं कि बॉडी वेट है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मतलब मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन कि ये बॉडी है आपकी, मास। अब इसमें क्या हुआ, वेट कैसे बनेगा, जब हमने इस पर कपड़े बदले, मतलब क्लोथ्स डाल दिए, तो ये क्या बना, ये आपका बन गया वेट। तो वेट कपड़ों के हिसाब से बदलेगा, जैसे आपने हैवी, आजकल ठंड में क्या होगा, हैवी कपड़े पहने हो आप, ठंड में हैवी पहनते हो भाई, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, तो क्या होगा, वेट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है ठंड में है, मतलब ठंड में है तो ऐसा है, अगर गर्मी में है तो वेट कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके क्लोथ्स कम हो जाएंगे। बट क्या ये कम होने वाला है, ये चेंज होने वाला है, बॉडी, बॉडी आपकी एज यूजुअल रहने वाली है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर अगर बीमार पड़ गए तो वेट कम हो जाएगा, है ना, या मान लीजिए कुछ भी और दिक्कत हो गई, बीमार हो गए, खाना नहीं खाया 2 दिन, या प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है एग्ज़ाम में, वेट कम हो जाता है बच्चों का, तो वो डजन मैटर, वैसे थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका ये कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए एक बैलेंस हो गया, बैलेंस समझते हैं, बैलेंस बोले तो जो तराजू होता है बैलेंस हो गया, तो ये आपका वेट है ना। अब बैलेंस में चीज़ें क्या होंगी, मान लीजिए कभी आप कुछ कुछ मेजर कर रहे हो, कभी कुछ मेजर करो, तो वो तो बदलता रहेगा, बट वेट जो बेसिकली है वो बैलेंस का वो सेम रहने वाला है। वैसे ही मास है, मास क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट, मतलब अपोज टू चेंज इन स्टेट, अगर वो जैसी स्टेट में वो वैसी स्टेट में रहना पसंद करती है, और वही उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो मास क्या है एग्जैक्टली, मास जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर प्रॉपर्टी है जो चेंजेबल नहीं है। जबकि वेट क्या होता है, वेट एक्चुअली क्या है, वेट क्या है, चेंजेबल है। ये नहीं है कि वेट मतलब हमारी बॉडी का जो वो नहीं है, जैसे मैंने समझाने, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला, वेट एक्चुअली क्या होता है ये समझें। वेट क्या है, वेट है जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अर्थ के द्वारा, अर्थ है या यहाँ पे मून भी हो सकता है, यहाँ पे मार्स भी हो सकता है, जो भी इस पर जो है अप्लाई किया जा रहा है, मार्स हो सकता है, कोई जो भी अर्थ, मतलब चाहे वो अर्थ है, मून है, मार्स है, कोई भी है, तो वो कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही W है। ये W इज इक्वल टू एफ। एफ क्या है, यहाँ अगर अर्थ के रेफरेंस में बोलेंगे तो इट इज ग्रेविटी, क्या है, ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो W को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि W अगर फोर्स को रिप्लेस कर रहा है तो W इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब D स्क्वायर, डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम अर्थ के रेफरेंस में बात करेंगे, ये तो जनरल है, क्योंकि भाई मून पे भी कुछ ना कुछ तो मास, तभी तो रुक जाते हैं हम वहाँ पे, ठहर पाते हैं, कुछ ग्रेविटी वहाँ भी है, मार्स पे भी है, तो ऐसे यहाँ और अर्थ के रेफरेंस में बात करेंगे, मास ऑन अर्थ, तो मतलब वेट ऑन अर्थ, तो जी यहाँ पर जी और एम अर्थ अपॉन एम और डी आर ई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया W, मास ऑन अर्थ, सॉरी वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हो, इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा, जबकि मास की हम बात करेंगे तो मास क्या है, मास उसकी इनर प्रॉपर्टी है, तो ये जो है इसको हम ऐसे समझेंगे, देखिए टू जी, ठीक है, तो जी जो है वो ये पार्ट, ठीक है, तो मास क्या है, मास चेंजेबल नहीं है, ठीक है, मास चेंजेबल नहीं है, मास चेंजेबल नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मास चेंजेबल नहीं है, किसी तरह से भी चेंज नहीं हो सकता मास। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लीजिए कि W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है,
तो हमें पता है कि जी जो चेंजेबल है तो W भी उसी रेशियो में चेंज होगा, यानी वेट जो है वो चेंजेबल है। और यहाँ पे भी अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तब भी हमें पता है कि जिस तरह से ऑब्जेक्ट रेडियस बदलेगी और जिस तरीके से मासेस बदलेंगे बिग ऑब्जेक्ट के, जैसे मून पे जाएंगे तो मून पे W बदलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिर ME की जगह पर M हो जाएगा, मून हो जाएगा, और रेडियस भी किसकी हो जाएगी? मून की हो जाएगी। मार्स भी यही, मार्स पे जाएंगे तो मार्स का हो जाएगा। मतलब जब ये चेंज होंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर जो है ये मास जो है वो नॉट चेंजेबल, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका मास जो है वो 10 kg है अर्थ पे, ठीक है, जबकि वेट कितना है? वेट आपका 60 kg है सपोज, ठीक है। तो जब ऊपर जाएंगे यानी कि मून पे मान लीजिए चले गए, तो मून पर जो मास ऑफ द मास ऑन मून होगा वो कितना होगा? वो 10 kg ही रहने वाला है मून पर। बट वेट जो है वो बदल कर कितना आ जाएगा? 6 kg रह जाएगा। वैसे वेट जो है इससे कम नहीं होगा मास से कभी भी, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको बढ़ा लेते हैं, इसको हम कम कर देते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं 6 kg, और यहाँ पर हम लोग 6 ग्राम कर लो, चलो kg रखो, क्या करना, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 60। अब ठीक है, क्योंकि कम नहीं होगा, m से जो है कभी भी कम नहीं होगा w। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये तो 6 ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/10, फिर बराबर ही आ रहा है, इसको 80 कर लो तो 8 kg, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। मतलब हम अगर W और M की बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स याद रखें कि M जो है वो डज नॉट चेंज, M जो है चेंज नहीं होता, नॉट चेंजेबल, W और M जो है वो W चेंजेबल है, जबकि M इज नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं होगा। W डिपेंड ऑन स्मॉल g, डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन g, ऑन g, ठीक है। अर्थ पे ही अगर हम बात करेंगे तो जी की वैल्यू आपको पता है कि जो इक्वेटर होगा वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जी की वैल्यू कम होगी, क्यों? क्योंकि रेडियस बड़ी होगी, तो यानी जो वेट होगा वो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो W ऑन इक्वेटर इज लेस एंड ऑन पोल इज ग्रेटर और इक्वेटर। अब आपको पता है, आप देखते हो कि जैसे 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 पहाड़ों पे लोग चढ़ते तो उनको ऐसा भारीपन लगने लगता है और ऊंचाई चढ़ने में उन्हें दिक्कत आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर वेट जो है वो बढ़ गया होता है पोल के पास। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे उनको दिक्कत बढ़ने लगेगी, ठीक है, क्योंकि उनका वेट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। और इस सेशन में जो कुछ है, जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जो है हम लोग थ्रस्ट के बारे में समझेंगे, प्रेशर के बारे में समझेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी अगर टाइम मिल गया तो उस पर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।